हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। बच्चों, हम सिंप्लेक्स मेथड पढ़ रहे थे। उसके अंदर अब ये हमारी नई वीडियो है। और जो बच्चा कोई नया इसमें क्लिक करता है तो एक बार बच्चों पहले पुराने टॉपिक पे जाइए, उसमें देख लीजिए, क्योंकि एकदम बीच में तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यदि तुम एक सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो अब हम इसमें एक छोटी समस्या एक और आ जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर, जब सिंप्लेक्स मेथड से हम सोल्व करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिखी है, छोटी सी प्रॉब्लम है ये। पहले ऊपर लिखिए, हेडिंग देखिए क्या लिखा मैंने। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विद सम कांस्टेंट टर्म इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसमें क्या मतलब है इसका, ये मैंने सब यहाँ पे लिखा है, लेकिन इसी बात को मैं शब्दों में समझाता हूँ। ये तो वैसे ही लिख दिया मैंने, किताब में देखा उसको उतार दिया जो है। तो मेन क्या है वो समझिए। जैसे कि एक प्रॉब्लम लिखी हुई है यहाँ पर, ये प्रॉब्लम कि मैक्सिमम जेड इक्वल टू 4x1 प्लस के 2x2 है, सब्जेक्ट टू 3x1 प्लस के x2 लेस देन 27, और दो कंस्टेंट दिए हुए हैं। ये इस तरह की प्रॉब्लम है। अब सोचिए यहाँ पर कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर 4x1 प्लस के 2x2 दो टर्म है केवल, और दोनों टर्म जो हैं वेरिएबल रखती हैं। इसमें x1 वेरिएबल है, इसमें x2 वेरिएबल है। यदि मैं अपने पास है यहाँ पर, अपने पास है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 7 डाल दिया अपने पास से, तो ये कहलाती है कांस्टेंट टर्म। अब यहां समस्या आती है कि जब तुम कांस्टेंट टर्म यहां पर डाल दोगे तो अब सिंप्लेक्स मेथड सोल्व कैसे करोगे? क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड जब लगता है तो तुम्हारा ध्यान होगा तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कोई भी टर्म कांस्टेंट नहीं होती है। तो फिर कैसा करोगे? सीधी सी बात है, 7 को इधर ले जाइए, या एक काम कर दीजिए, 7 को छोड़ दीजिए, फिलहाल भूल जाइए कि 7 कुछ है, और इस प्रॉब्लम का आंसर निकाल लीजिए। तो जो जेड की वैल्यू लास्ट में आएगी उसमें 7 जोड़ दीजिए लास्ट में जाकर। तो पहले 7 को छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़ना चाहते तो 7 को इस साइड में लाइए। तो इसे लिखिए मैक्सिमम कितना, z माइनस 7 और इक्वल टू 4x1 प्लस के 2x2, और थोड़ी देर के लिए 7 है ये 7, और z माइनस 7 को कुछ नया मान लीजिए, z डैश कह दीजिए, z1 कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, नया संकेत दे दीजिए, तो यहाँ z डैश बन जाएगा और 4x1 प्लस के 2x2। अब तुम्हारे लिए जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में z है वो z नहीं है, z डैश है। बस इसको लेकर सोल्व कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, जेड डैश की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी। जब जेड डैश की वैल्यू निकल जाएगी, जेड डैश की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो जेड आ जाएगा। तो कोई सा भी तरीका लगा दीजिए, कोई नई प्रॉब्लम नहीं है ये तो केवल छोटी सी समस्या आई थी। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बताइए भाई, अगर किसी कांस्टेंट टर्म आ जाए तो तुम इस समस्या से कैसे बचोगे इससे। तो इसके दो ही रास्ते हैं, या तो 7 को छोड़ दीजिए और बिना 7 को छोड़े, मतलब 7 को छोड़कर, और तब प्रॉब्लम सोल्व कर लीजिए, या 7 को नहीं छोड़ना चाहते तो 7 को इधर लाइए, फिर इसको नया संकेत दे दीजिए, तब उसके बाद में सोल्व कर लीजिए। तो मर्जी तुम्हारी है, किसी से भी कर लीजिए। फिलहाल मैं 7 को लीव कर रहा हूं यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे कर दिया लीव 7, मैंने छोड़ दिया लीव 7। 7 को छोड़ने के बाद ये प्रॉब्लम ऐसी बनेगी, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 4x1 अब प्लस के 2x2, और बाकी ये कांस्टेंट है ही तुम्हारे, 3x1 है प्लस के x2 है और प्लस लेस देन 27 है, फिर x1 है प्लस के x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। अब क्या करना, सिंप्लेक्स में सोल्व करना है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म तुम जानते हो कैसे करनी होती है। पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन सही है, मैक्सिमम में है, सारे कंस्टेंट की राइट हैंड साइड भी सही है, नॉन नेगेटिव है, इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो देखिए पहले मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख देता हूँ, ये रही ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x1 प्लस के 2x2। पहला कंस्टेंट 3x1 है प्लस x2 है, छोटा है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया s1 इक्वल टू लिख दिया 27, इक्वेशन बदलने के लिए। दो सेम है, x1 प्लस x2, अब ये राइट हैंड साइड बड़ी है तो माइनस करना पड़ेगा, तो s2 कर दिया इक्वल टू लिख दिया 21, और लास्ट में लिख दिया नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन, x1 x2 s1 s2 दोनों ही कैसे हैं, 0 से बड़े हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। एक बार को मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में s1 s2 भी डाल देता हूं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया 0 s1, ये रहा 0 s1 और 0 s2, ये डाल दिए। लेकिन सोचिए जब हम इसे सिंप्लेक्स से सोल्व करेंगे, जब सिंप्लेक्स से सोल्व करेंगे तो इसमें एक छोटी समस्या आएगी। बताओ क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनने का। क्यों नहीं बनने का? s1 देगा 1 0 और s2 देगा 0 माइनस 1। तुम्हें बताया भी था मैंने, अगर किसी कंस्टेंट में ग्रेटर देन आ रहा है या केवल इक्वल आ रहा है तो वहां यह समस्या आती है। तो आप समझ जाइए कि इसमें तुम्हें एक नया आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ऐड करना होगा, और आर्टिफिशियल वेरिएबल जो है वो सेकंड में ऐड करोगे। क्यों?
क्योंकि तुम्हें फर्स्ट कॉलम तो S1 दे देगा, सेकंड कॉलम कहां से मिलेगा? तो इसलिए सेकंड कंस्ट्रेंट में एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ दीजिए, उसका नाम A1 रख दीजिए, A2 रख दीजिए। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर A1। अब एक नई समस्या खड़ी होगी, जैसे ही हम आर्टिफिशियल इसमें ऐड करेंगे तो दिमाग में दो मेथड आते हैं, या तो तुम बिगम लगाओगे या यहाँ पर टू फेस लगाओगे। बिग टू फेस लेंथी मेथड होता है, उसमें दो केस में प्रॉब्लम सोल्व होती है, तभी तो उसका नाम टू फेस है। और बिगम में एक में काम हो जाएगा। लेकिन बिगम ने क्या बताया था, बताइए सोचकर। बिगम ने कहा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो तुम्हारा आर्टिफिशियल है उसका कोफिशिएंट तुम्हें -m लेना है और इनटू में A1 कर देना है बस, और बाकी वैसे प्रॉब्लम सोल्व करिए जैसे तुम करते हो। तो बिगम ने बड़ा सिंपल सा तरीका बताया बस, कि जब तुम आर्टिफिशियल डालोगे प्रॉब्लम में तो उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जब उसे लिखोगे तो उसका कोफिशिएंट -m लेना। बाकी तुम जानते हो सबके कोफिशिएंट कैसे लेने हैं। प्राइमरी जो x1 x2 है उनको तो वही लेने जो है, S1 S2 जो तुम अपने पास से कोई स्लैक के सरप्लस डालोगे तो उनके कोफिशिएंट 0 लेने हैं। बस उसने तो सजेशन केवल किसका दिया, आर्टिफिशियल का। बस बस यहां ध्यान रखना, m जो होता है वो पॉजिटिव वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है, लेकिन -m लगने के बाद वो बहुत छोटी वैल्यू जाती है। बस इतनी सी बात है, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे सोल्व करेंगे। तो ध्यान रखना मैं कौन सा मेथड लगा रहा हूं यहाँ पे, बिगम मेथड, बिग एम मेथड। वैसे सोल्व करूंगा जैसा करते हो तुम, कोई नई समस्या नहीं है ये रही। यहाँ पर एक्स भी लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सी जे। पहले जितने भी वेरिएबल है प्रॉब्लम में वो लिख दीजिए, x1 x2 और s1 s2 और एक डाल दिया हमने a1। कुल मिलाकर अब 5 वेरिएबल हो गए हैं। देखिए x1 का कॉलम तैयार करिए 3 1, ये रहा 3 1। x2 का कॉलम तैयार करिए 1 1, s1 का तैयार करिए 1 0, s2 का तैयार करिए 0 -1, a1 का तैयार करिए 0 और 1। अब देखिए आइडेंटिटी का कॉलम मिल गया नहीं मिल गया, एक कॉलम दे रहा S1, एक दे रहा है A1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल हो गया, तो अब बड़े आराम से सिंपलेक्स में लग जाएगा। ऊपर सीजे देखिए, सीजे मिलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ है माइनस के m। यहाँ पर बेसिक वेरिएबल तुम समझ गए हो कौन कौन से बन गए, एक तो बन गया S1 और एक बन गया तुम्हारा A1। ये रहे सी भी तुम्हें पता है ऊपर लिखे होते हैं, x1 S1 का है 0 और A1 का है माइनस के m। ये रहा। फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स बी होता है ये राइट हैंड साइड, ये 27 है और यहाँ पे है 21। तो ये हमारी टेबल तैयार हो गई है, और तुम्हें पता होगा इस टेबल के अंदर इस प्रॉब्लम का बेसिक सॉल्यूशन छुपा हुआ होता है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, और वो सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ मिलता है, वो मैंने बताया तुम्हें। फिलहाल हम अब इसको चेक करेंगे कि क्या इस पर सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल आएगा नहीं आएगा। तो सबसे पहले जेड जे निकालेंगे। जेड जे तुम्हें पता है, जेड जे का फॉर्मूला होता है CB इंटू एक्स जे की मल्टीप्लाई करिए। तो CB वाला कॉलम ये रहा, XJ वाला कॉलम ये रहा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 0 आ गई, इसके इसमें माइनस के m आएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करिए तो माइनस के m बैठेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस के m आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इस वाले में करोगे तो ऊपर 0 नीचे 0 नहीं माइनस m, तो माइनस m आएगा। अब तुम्हें डेल्टा जे निकालना होता है। डेल्टा जे तुम्हें पता है, डेल्टा जे निकलता है CJ माइनस जेड जे। CJ ऊपर लिखे होते हैं और जेड जे रहे, इसमें से इसे माइनस करो तो 4 प्लस m आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करो तो 2 प्लस m हो जाएगा, इसमें से इसे माइनस करो 0 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस के m आएगा, ऊपर में से इसे घटाओगे 0 आ जाएगा। अब सिंप्लेक्स मेथड कहता है अगर ये सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो बस प्रॉब्लम यही खत्म है, इसी टेबल में जो आंसर है वो ही बस ऑप्टिमल सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि ये m तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है पॉजिटिव में, ये m+4 है, ये m+2 है, तो समझ जाइए m+4 बढ़ा हुआ है, m+2 बढ़ा हुआ, m+4 बढ़ा हुआ, तो यही देगा मैं इनकमिंग वेक्टर। तो x1 यहाँ पर इनकमिंग है, तो आउटगोइंग कौन होगा, उसके लिए तुम्हें xb अपॉन x1 से डिवाइड करना होगा। लेकिन ध्यान रखना जो इनकमिंग वेक्टर होता है उसके उन्हीं एलिमेंट से डिवाइड करते हैं जो 0 से बड़े होते हैं। तो x1 ये वाला कॉलम है और xb वाला ये है, तो 27/3 आएगा। 27/3 कुल मिलाकर तुम्हारा ये 9 आ जाएगा, 21/1 तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। तो मिनिमम रेशो इसकी बैठी, तो इसका मतलब की एलिमेंट तुम्हारा 3 जाएगा ये, और S1 बाहर जाएगा यहाँ से। तो S1 को हटा दीजिए, S1 की जगह कौन आएगा, x1। उसका कोएफिशिएंट कितना है, ऊपर लिखा हुआ है 4, A1 यही रहेगा, A1 ये रहा और माइनस के m। अब फिर नई टेबल बनेगी। अब नई टेबल बनाने के लिए तुम्हें पता है क्या करना है, की एलिमेंट को 1 बनाना है। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूं, की एलिमेंट को हम 1 बनाएंगे। जब की एलिमेंट को 1 बनाएंगे तो R1 को डिवाइड कर लेंगे हम किससे, R1 को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 1/3, यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा।
फिर यहाँ हमें 0 बनाना पड़ता है यहाँ पर, तो R2 में से घटा दीजिए 1/3 करके R1 को, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 9, 21 में से 9 गए तो तुम्हारे जाएंगे 12, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 2/3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ये आ गया। तो इस टेबल में एक नया सोल्यूशन फिर तैयार हो गया, लेकिन उसे भी हम चेक करेंगे। पहले निकालेंगे जेड जे तुम्हें आता है सीबी वाले कॉलम में एक्सजे वाले कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसमें तो 4 आएगा, ये 0 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 4/3 और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस के 2m/3 अब प्लस के कितना आया था ऊपर 4/3, ये रहा। फिर इस वाले की मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम में करो तो m वाली कर लो पहले, तो प्लस के हो जाएगा m/3 और ऊपर आ जाएगा माइनस के प्लस के ही आएगा 4/3, ये रहा। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इस वाले की इसमें, इस वाले करो इस वाले की इस वाले कॉलम में करो, यहाँ 0 आ गया, यहाँ आ जाएगा प्लस के m, इस वाले का प्लस m, इस वाले करो इस वाले कॉलम में तो ऊपर 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस m, ये रहे। अब निकालोगे तुम डेल्टा जे तुम्हें आता है सी ऊपर लिखा होता है और डेल्टा जे रहा, इसमें से इसे घटाना है, सॉरी जेड जे, सी जे में से जेड जे माइनस कर दीजिए 0 आ जाएगा, 2 में से इसे माइनस करना है इसे, तो जब नीचे वाले को माइनस करोगे तो 2m/3 तो प्लस का हो जाएगा और 2 में से 4 माइनस होगा तो 2 माइनस 4/3, तो 3 दूनी 6, 2/3 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस के 2/3, ये आ गया। फिर ऊपर देखो सीजे कितना है 0, 0 में से इसे घटाओगे तो माइनस के m/3 और माइनस के 4/3, ऊपर वाले में से इसे घटाओगे तो माइनस का m आएगा, ऊपर वाले में इसे घटाओगे तो 0 आ जाएगा, ये। तो क्या सारे डेल्टा जे पॉजिटिव आए? नहीं, ये रहा 2m/3, ये रहा पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है, m के साथ में नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हमें देगा इनकमिंग। तो इनकमिंग कौन है आपकी बात? x2 है, तो कौन बाहर जाएगा? xb को डिवाइड करिए किससे? x2 से। करो इस वाले को, ये xb है, इसको इससे डिवाइड करो तो 9/1/3 तो 27 हो जाएंगे, ये रहा। इसको डिवाइड करो इससे तो 2 6 या 12 और 3 पर पहुंच जाएगा तो 18 आ जाएगा, ये रहा। 2 6 12 6 18, ये तो बैठेगा। अब इन दोनों मिनिमम कौन सा है? ये वाला मिनिमम है, तो इसका मतलब a1 बाहर जाएगा आपकी बात। तो की एलिमेंट कौन बैठेगा? के एलिमेंट बैठेगा 2/3, ये रहा। फिर नई टेबल बनेगी, नई टेबल में अब की बार a1 को बाहर निकाल देंगे, उसकी जगह आ जाएगा x2, कोएफिशिएंट यहाँ तो 4 है, x2 का कितना है? x2 का ऊपर लिखा हुआ 2 है, ये रहा। अब नई टेबल तैयार हो गई। अभी कहां बनी? अब टेबल यहां बनाओगे ना, तो यहाँ पे पहले 1 बनाना है, ऊपर 0 बनाना है, तो यहाँ 1 बनाने के लिए तुम्हें पता है R2 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 की, तो यहाँ 1 बन जाएगा। तो जब यहाँ 3/2 करोगे यहाँ पर, यहाँ 18 आ जाएगा, ये रहा 18, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 3/2 की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे यहाँ पर तो माइनस के 3/2 आ जाएगा। और तुम्हें पता होगा जब आर्टिफिशियल वेरिएबल बाहर निकल जाता है तो उसके कॉलम को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका कॉलम छोड़ दीजिए। आर्टिफिशियल वेरिएबल कभी वापस लौट के नहीं आता, एक बार निकल गया तो निकल गया, ठीक है। उसके बाद में तुम्हें पता है अब ऊपर 0 करना है, यहाँ 0 करना है, तो करिए। R1 में कितना है? 1/3 है, तो यहाँ 1/3 कैसा बनेगा? इसको 2 से डिवाइड कर लो नीचे वाली को, तो ये ऑपरेशन लगा लो R1 माइनस 1/2 इंटू R2, तो यहाँ 0 बन जाएगा। लेकिन ये ऑपरेशन सारे में लगा ना, तो यहाँ 2 से डिवाइड करा तो 6 आ गया, 9 में से 6 गए 3 बचेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ 2 से डिवाइड करोगे 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे 0 बन ही जाएगा। यहाँ चेक करो, यहाँ पर तुमने करा है 1/2, तो 1/3 माइनस के घटाओगे ना तो प्लस हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ गए और 1 यहाँ आ गया, 3 1/2 बैठ गया, तो ये बैठ गया तुम्हारा 1/2, यहाँ आ गया 1/2। फिर और चेक करो, इसमें करी तुमने 1/2 से डिवाइड, इसमें से घटाओगे तो प्लस के 1/2 आ जाएगा, ये 1/2। अगला वाला कॉलम हम चेक कर ही नहीं रहे हैं, तो ये हमारी नई टेबल बन गई। फिर उसके बाद फिर वही काम करो, जेड जे निकालो, तब तक करना है जब तक कि डेल्टा जे नॉन नेगेटिव ना आ जाए, ध्यान रखना है, मतलब नेगेटिव या 0 ना आ जाए। जेड जे निकालो, सी बी वाले कॉलम की इस वाले में करो, यहाँ 4 आ जाएगा, ये रहा 4, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो यहाँ 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो 2 तो यहाँ बैठ गया और -1 यहाँ बैठ गया, तो कुल मिलाकर 3 आ गया, दिखा है 2 यहाँ बैठेगा और यहाँ नहीं, कैसा है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो यहाँ तो बैठ गया 2 और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो -1 तो बैठा, तो माइनस के 1, तो इसका मतलब तो यहाँ पर तो 1 आया, केवल 1 आया। इसकी करो इसमें तो यहाँ पर 2 आ गया,
और इस वाले की इसमें करोगे तो माइनस के 3, तो यहाँ माइनस के बना जाएगा ये रहा। अब डेल्टा जे निकालो, ऊपर लिखे हुए हैं सीजे, ऊपर देखो सीजे कितना है, यहाँ 4 है, अगले में 2 है, फिर 0 0 है, करियो 4 में से 4 गया 0, यहाँ 0। वैसे भी आइडेंटिटी कॉलम है, इनके लिए डेल्टा तो 0 बैठना ही है। अब ऊपर देखो, ऊपर 0 था, 0 में से ये गया तो माइनस बना जाएगा, 0 में से ये जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ हो गई, ये डेल्टा अब भी पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इस टेबल में भी आंसर बढ़िया नहीं है, कहने का मतलब जेड की वैल्यू मैक्सिमम नहीं है। तो फिर अगली टेबल फिर बनाओगे, तो एक टेबल बना देते हैं। चलो जी बनाओ। अब की बार कौन जाएगा बाहर ये देखना, तो मैक्सिमम ये है, कौन है इसके ऊपर, S2 है, तो S2 मैक्सिमम है, तो S2 अंदर आएगा। लेकिन कौन बाहर जाएगा, यहाँ पे लिखना होगा तुम्हें XB/S2, डिवाइड करो इसको, हाँ XB कौन है 3 है, इससे डिवाइड करो तो 6 आ जाएगा यहाँ। लेकिन ये नेगेटिव है, नेगेटिव से कभी डिवाइड नहीं होता, इसे छोड़ देंगे, तो मिनिमम यही है तुम्हारा। इसका मतलब X1 बाहर जाएगा, उसकी जगह S2 आएगा, तो यहाँ पे S2 लिख दिया, और यहाँ X2 है ही, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है, लेकिन S2 का था मेरे ख्याल से 0, चेक कर लो ऊपर। अब फिर तुम्हें नई टेल बनानी पड़ेगी। तो की एलिमेंट कौन हुआ ये देखो, बाहर कौन गया x1, तो ये वाली रो, ये वाली रो, और इनकमिंग कौन है ये वाला, तो ये है हमारा की एलिमेंट, ये वाला की एलिमेंट है। अब इस की एलिमेंट की हेल्प से हमें नया सॉल्यूशन निकालना है। क्या बताया था तुम्हें, इस की एलिमेंट को 1 बनाओ। तो जब इस की एलिमेंट को तुम 1 बनाओगे तो क्या करोगे, इस वाली रो में R1 में मल्टीप्लाई कर दोगे 2 की, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 की R1 में, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ 1, ये आ गया। अब नीचे वाले को इसमें ध्यान रखना, यहाँ 0 बनाना नीचे की तरफ, यहाँ 0 बनाना, यहाँ इसकी हेल्प से बनाना, तो यहाँ तो 1/2 है, लेकिन यहाँ तो 3/2 है, तो ऊपर वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 3/2 हो जाएगा, दोनों जोड़ दो। तो R2 में चेंज करना कि क्या करके 3 इंटू R1 करके, तो ऊपर वाले में 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, तो 3/2, और यहाँ 3/2 ऐड कर दो तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी करो, 3 की मल्टीप्लाई करिए 9, और 18 में से ये गया 9 बचेगा, नहीं ऐड करनी ना, ये तो 3 की मल्टीप्लाई करिए 9 तो 27 आ जाएगा ना, 27 ऐड कर रहे हो ना, और फिर यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करी ऐड करा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई करी तो ऊपर तो 3/2 हो गया, और यहाँ पर है माइनस के 1/2, कुल मिलाकर 1 आ गया, ये आ गया 1, यहाँ पे 0 आ ही जाएगा, बस ये आ गया। तो इस टेबल में एक नया सॉल्यूशन फिर मिल गया हमें। अब हमें ये देखना है कि क्या ये सॉल्यूशन अच्छा है, तो उसके लिए वही काम करिए, फिर जेड जे निकालिए। यहाँ पर हम जेड जे निकालते हैं, जेड जे तुम्हें पता है सीबी वाले कॉलम की इसमें गुणा करते हैं, इसकी 0 आ गई, इसकी आगे 6, इसकी इसमें 0, इसकी आगे 2, इसकी 0 और इसकी आगे 2, इसकी इसमें 0, इसकी भी 0, ये आ गई। अब तुम्हें डेल्टा जे निकालना पड़ेगा। अब ऊपर जाओ, सबसे पहले सीजे देखो कहाँ था, सबसे पहली टेबल में सीजे कितना है, यहाँ 4 है, तो 4 में से तुम्हें घटाना है किसको, 6 को, तो माइनस के 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर माइनस के 2 आ गया, ये रहा माइनस के 2। अगला देखो सीजे कितना था, अगला था सीजे 2, ये लिखा हुआ सीजे 2, अब 2 में से फिर ये 2 माइनस कर दो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो अब की बार यहाँ पे 0 आ गया, ये रहा। अगले में चेक करो, अगले में मेरे ख्याल से 0 था, तो 0 में 2 जाएगा तो माइनस के 2 आ जाएंगे शायद, और अगले में 0 ही था, ये रहा। अब देखो सारे डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0 आ गया, डेल्टा जे कैसे हो गया लेस देन इक्वल टू, सारे 0 आ गए, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया तुम्हें। बस ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या मिला वो बताइए। यहाँ पे देखो x2 की s2 की वैल्यू तो 6 हो गई, x2 की वैल्यू कितनी हो गई 27 हो गई, और जो इसमें नहीं है x1 नहीं है, x2 नहीं है, वो सब हमारे, x2 तो है, s2 नहीं s1 0 है, तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया। अब तुम क्या होगे, इस पर जेड कितना आया वो तुम्हें बता देता हूं। ऊपर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर, अरे इसमें कहाँ देखे, कहाँ पहुंच गया ये बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये जेड, यहाँ x1 की वैल्यू भर दो और यहाँ x2 की वैल्यू भर दो, तो जेड की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, या ऊपर भर दो, यहाँ पे भर दो, सीधा यही जो भर दो, 7 को तुमने छोड़ा था ना, सोल्व तो तुम्हें ये वाली करी, अब जेड ये लेकर करा, लेकिन तुम्हें पता तो है बाद में 7 को जोड़ना है, तो इसमें भर दो बस, सीधा वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर 7 जुड़ जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पर हमारा x1 जो आया था वो कितना आया था, 0 आया था, और x2 आया था 27, और ऊपर कितना था कोफिशिएंट, ऊपर था ये रहा 2x2 था। चलो जी यहाँ पर लिख रहा हूं मैं मैक्सिमम जेड कितना था, मैं एक बार लिख देता हूं, मेरे ख्याल से 2x2 था और x1 फिर भूल गए हम, तो
ऊपर देखना पड़ेगा अभी कितना था, देखियो एक बार फिर। x1 के साथ था 4x1 प्लस के 2x2, 4x1 प्लस के 2x2, ये रहा 4x1 था, अब प्लस के 2x2 और प्लस के 7 था। भरो इसके अंदर, 4x1 की वैल्यू कितनी आई है 0, x2 की वैल्यू कितनी आई है 27, अब प्लस 7 कर दो, तो यहाँ 0 हो गया, ये कर दो 2 सत्ते 14 हो गए और 2 4 5 हो गए, प्लस के 7 कर दो, बस इन्हें ऐड कर दो, जो आ गया आंसर आ गया 61 आ गया। बस इस तरह की प्रॉब्लम है तो वही सबसे बिगम बिगम मेथड ही, बस छोटी समस्या थी, हाँ भाई जो 7 आ गया उसे क्या करें, अरे छोड़ दो सर, छोड़ के बाद में जोड़ दियो, अगर मान लो माइनस का होता 7 तो बाद में घटा देते हैं, तो वो तो एक ही बात है, तो कैसे कर लीजिए। तो एक छोटी समस्या थी, लेकिन मेन मेरा जो टारगेट था वो ये था कि सिंप्लेक्स मेथड और क्लियर हो जाए, ये कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैं बस वो मेथड जो जितने क्वेश्चन करेंगे हम ज्यादा उतना ही हमारा वो मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करिए इन्हें। थैंक यू बच्चों।